हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो राज्यों और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधों की बात करें। केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध बताए गए हैं भाग 12 में। किसमें है? भाग 12 में है। और अनुच्छेद हैं 264 से लेके 300 ए। 264 से 300 ए बात करते हैं केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 266 की। तो आर्टिकल 266 बताता है संचित निधि के बारे में। किसके बारे में? संचित निधि, पब्लिक अकाउंट जो लोक लेखा है उसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट। अब संचित निधि क्या होती है? संचित निधि भारत सरकार का एक मुख्य खाता है। एक तरह से क्या है? ये गवर्नमेंट का एक अकाउंट है, भारत सरकार का मुख्य खाता है, अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया कि संचित निधि होता क्या। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो इसमें सरकार के जो भी राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकार के जो भी राजस्व हैं, जिसमें जैसे प्रत्यक्ष कर हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, जो भी ऋण है और सरकार ने किसी को ऋण दे रखे हैं तो उनसे जो भी रिसिट्स हमें प्राप्त होती हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये तो हो गया कि इसमें क्या शामिल होता है संचित निधि में। अब संचित निधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचित निधि का उपयोग किया जाता है कि सरकारी जो भी खर्चे हैं, जो रेगुलर गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जैसे कि वेतन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, उनको पेंशन देनी है, या गवर्नमेंट ने कोई ऋण ले रखा है तो वो ऋण चुकाना है, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से लिया जाएगा? संचित निधि से लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से। और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। संसद से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद इससे जो है फंड निकाला जाता है। आर्टिकल 266 में बताया गया है कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में, संचित निधि और लोक लेखा। संचित निधि जो भारत सरकार का एक मुख्य खाता है, एक तरह से अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? अब ये एक अकाउंट है तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? इसमें पैसा आता है सरकार का जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से। जैसे कि इसमें डायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। सरकार ने कोई ऋण दे रखा है तो या तो वो ऋण वापस पूरा चुकाया गया हो तो वो वापस इसी में जमा होगा, या फिर उसका इंटरेस्ट है तो वो इसमें जमा होता है। और फिर इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि सरकार के जो रेगुलर खर्चे हैं, जो नियमित खर्चे हैं सरकार के, उनके लिए इसमें से पैसे खर्च किए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरीज हैं, उनके पेंशन हैं, या गवर्नमेंट को कोई ऋण चुकाना है, तो उन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267। 267 में है कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। कौन सी है? आकस्मिक निधि। ये तो हमारी हो गई कंसोलिडेटेड फंड। अब कंटिजेंसी फंड की बात करते हैं। 267 में है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड इसके नाम में ही है आकस्मिक निधि। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता तब पड़ती है कि कोई भी आकस्मिक खर्चा आ जाए, कोई भी आपातकालीन खर्चा आ जाए, या कोई अप्रत्याशित खर्चा आ जाए जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं है, आपातकालीन या कोई अप्रत्याशित खर्चा है, तो उसके लिए अलग से जो है एक फंड बनाकर उसमें कुछ अमाउंट रखा जाता है। उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी फंड, की एक तरह से वित्तीय सुरक्षा है। क्या है? वित्तीय सुरक्षा, कि हमें कभी भी यदि कोई अर्जेंसी आ जाती है तो उसके लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसके लिए कहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 267 में प्रावधान किया गया है आकस्मिक निधि का। इसमें आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया था। उसके बाद संसद ने 1950 में, कब? 1950 में एक अधिनियम पारित किया, भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम,
आकस्मिकता अधिनियम 1950। 1950 पारित करके जो है कंटिजेंसी फंड को एक तरह से अधिनियमित किया या उसको बनाया कंटिजेंसी फंड को 1950 में एक्ट पास करके। अब इसका प्रशासन की जो कंटिजेंसी फंड बनेगी वो किसके अंदर या किसके अंडर वो आएगी, उस पर किसका अधिकार होगा। तो आर्टिकल 267(1) में तो बताया गया है भारत की आकस्मिक निधि के बारे में। तो भारत की आकस्मिक निधि होगी तो उस पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का। यदि भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाना है तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। इसमें जब ये एक्ट पारित किया गया था उस समय इसमें फंड रखा गया था 50 करोड़ का। कितना रखा गया था? 50 करोड़ का। फिर 2005 में इसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। कितना? 500 करोड़। और 2021-22 के बजट में इसको 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये तो हो गया 267। और 267(2) में होती है राज्य की आकस्मिक निधि। किसकी? राज्य की। और इस पर अधिकार होता है राज्यपाल का। ये राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। तो आर्टिकल 267 में क्या है? कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ये क्या है? ये एक वित्तीय सुरक्षा है कि यदि कोई आपातकाल आ जाता है या कोई आपदा आ जाती है या कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसका पहले से कोई अनुमान नहीं है तो उस समय उसके लिए फंड रिक्वायर है, तो वो कहाँ से लिया जाएगा? तो उसके लिए फंड भारत की आकस्मिक निधि से लिया जाता है। इसका प्रावधान किया गया था 267 में। फिर संसद ने 1950 में एक्ट पारित किया, भारतीय आकस्मिकता अधिनियम 1950, और कंटिजेंसी फंड की स्थापना की। तो 267(1) में है भारत की आकस्मिक निधि जो कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इसमें पहले 50 करोड़ रुपए थे, फिर 2005 में बढ़ाकर इसको कर दिया गया 500 करोड़। वर्तमान में 500 करोड़ है। 2021-22 के बजट में इसको 30,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 500 करोड़। और 267(2) में है राज्य की आकस्मिक निधि जो कि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। ये हो गया आर्टिकल 267। इसके बाद है आर्टिकल 268, अनुच्छेद 268। तो 268 में ये बताया गया है, इसमें कुछ टैक्स के बारे में बताया गया है कि जो कर लगाए जाते हैं तो ऐसे कर जिनको लगाएगा तो कौन? केंद्र। जिनको केंद्र लागू करती है लेकिन वो राज्य के द्वारा वसूले जाते हैं। उनको कलेक्ट कौन करता है? उनको कलेक्ट करने का काम करता है राज्य। राज्य के द्वारा वसूले जाते हैं और राज्य के द्वारा ही इनका उपयोग किया जाता है। कि कोई ऐसा टैक्स है जो इम्पोज किया है सेंटर ने, लेकिन उसको कलेक्ट करने का काम और उसको उपयोग करने का काम करता है राज्य। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी लगाता है सेंटर लेकिन लेता है राज्य और उपयोग भी राज्य करता है। या फिर जो समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आते हैं उन पर टैक्स लगता है, वो भी राज्य वसूलता है। या फिर कॉस्मेटिक्स, जो सौंदर्य सामग्री हैं उन पर लगने वाला कर। तो इस प्रकार के कुछ कर आर्टिकल 268 में आते हैं। 268 में क्या है? टैक्सेस इम्पोज्ड बाय सेंटर। ऐसे कर जो लागू तो केंद्र के द्वारा किए जाते हैं लेकिन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। राज्य के द्वारा वसूले जाते हैं और राज्य ही उसको उपयोग में लेते हैं। जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आते हैं उन पर लगने वाला टैक्स, कॉस्मेटिक्स पर लगने वाला टैक्स। ये है आर्टिकल 268। इसके बाद है आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 में ऐसे कर आते हैं वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं प्लस केंद्र द्वारा ही वसूल किए जाते हैं लेकिन राज्यों को दे दिए जाते हैं। राज्यों को दे दिए जाते हैं। 259 में कौन से कराएंगे? ऐसे कराते हैं जिनको इम्पोज भी सेंटर करता है और उनको कलेक्ट भी सेंटर करता है, लेकिन वो बाद में राज्यों को दे दिए
जाते हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार है या परिवहन पर जो कर लगता है, अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट जो व्यापार होता है उस पर कोई टैक्स लग रहा है या ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लग रहा है, तो ये सब जो हैं ये केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा वसूले जाते हैं, लेकिन ये बाद में राज्यों को दे दिए जाते हैं। ये है आर्टिकल 269। 268 में हमने बात की थी ऐसे कर जो सिर्फ केंद्र इम्पोज करेगा, उनको कलेक्ट करने का काम और उपयोग करने का काम राज्य का है। लेकिन 269 में ये है कि केंद्र ही लगाएगा, केंद्र ही कलेक्ट करेगा, लेकिन वो बाद में राज्यों को दे देगा। ये है आर्टिकल 269। आर्टिकल 269A, 269A में आता है IGST, इंटीग्रेटेड GST। उसके बाद है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 में भी टैक्स, हम इनमें जो है हम वित्तीय संबंध पढ़ रहे हैं तो मुख्यतः जो कर से संबंधित और जो वित्तीय संबंधित संबंध है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 270 में कौन से टैक्स आएंगे? 270 में ऐसे कर आते हैं जो कि केंद्र लगाता है, केंद्र लगाता है प्लस केंद्र ही इनको वसूल करता है। लेकिन जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर, वित्त आयोग की अनुशंसा पर ये संघ और राज्यों में बांटे जाते हैं, अनुशंसा पर संघ व राज्यों में वितरित किए जाते हैं कि जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है उसका कितना अमाउंट संघ के पास रहेगा, कितना अमाउंट राज्य के पास रहेगा। ऐसे टैक्स किस में आते हैं? आर्टिकल 270 में। टैक्सेस imposed and collected by center and shared between union and states on the recommendation of finance commission। ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं, कि कोई भी टैक्स है वो इम्पोज कर रहा है केंद्र, केंद्र उसको कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद वित्त आयोग सिफारिश करता है, वो अपनी अनुशंसा बताता है कि इसका इतना अमाउंट केंद्र के पास जाना चाहिए, इतना अमाउंट राज्यों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे टैक्स आते हैं आर्टिकल 270 के अंतर्गत। तो इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद हम बात करें, हमने आर्टिकल 268 में भी कुछ टैक्स की बात की, आर्टिकल 268 में, आर्टिकल 269 में हमने टैक्स की बात की और आर्टिकल 271 में भी हम बात करेंगे अभी आगे। तो इनमें जो टैक्स दिए गए हैं, इनमें दिए गए करों के अतिरिक्त, इनमें जो टैक्स बताए गए हैं उसके बाद जो भी टैक्स बच गए वो सभी कर किस में आएंगे? आर्टिकल 270 के वो तहत आते हैं। सभी कर वो 270 के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, GST एटसेट्रा। ठीक है, आर्टिकल 270 में एक तो केंद्र ने कोई कर लगाया और उसको कलेक्ट किया, उनको वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संघ और राज्यों में बांटा जाएगा। वो कर किस में आते हैं? आर्टिकल 270 में। उसके अलावा जो 268 में कुछ टैक्स बताए गए हैं और 269 में और 271 में भी कुछ टैक्स बताए गए हैं, तो उनके अतिरिक्त जो भी टैक्स बच जाते हैं वो सब आर्टिकल 270 के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, GST एटसेट्रा। उसके बाद है आर्टिकल 271। आर्टिकल 271 में बताया गया सेस और सरचार्ज के बारे में, कि जो करों पर अधिभार लगता है, कर पर कर जो लगता है, करों पर अधिभार, ये संघ के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र लगाएगा, लेकिन ये राज्यों में इसको वितरित नहीं करता है, राज्यों को वितरित नहीं किया जाता है, वितरित नहीं किया जाता है। सेस और सरचार्ज, सेस जो है वो किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेस लगता है। तो ये सब जो सेस लगाए जाते हैं ये सेंटर कलेक्ट करेगा और फिर सेंटर ही इनको जिस सब्जेक्ट के लिए इनको लगाया गया है, जैसे कि एजुकेशन सेस है, तो एजुकेशन सेस में जितना भी अमाउंट आता है वो सारा एजुकेशन के लिए ही खर्च किया जाएगा, तो वो राज्यों के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। ये बताता है आर्टिकल 271। सेस एंड सरचार्ज कम अंडर दिस, सेस और सरचार्ज आर्टिकल 271 के अंतर्गत आते हैं। विच आर नॉट शेयर्ड बाई सेंटर विथ स्टेट्स,
कि ये जो है राज्य केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि ये एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं कि आपको अगर हेल्थ में कुछ डेवलपमेंट करना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, यदि आप हेल्थ के लिए शेष लगा रहे हैं तो वो उससे जो भी अमाउंट आएगा वो आप हेल्थ सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे। एजुकेशन शेष लगा रहे हैं तो वो एजुकेशन सेक्टर में ही आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए ये राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ये है आर्टिकल 271। इसके बाद ये आर्टिकल 272 की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, आर्टिकल 272 जो है इसमें थे निगम कर और सीमा शुल्क। इसमें निगम कर व सीमा शुल्क आते थे इसके अंतर्गत। तो इसमें 80वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और इनको आर्टिकल 270 में रख दिया गया। आर्टिकल 270 में इनको रख दिया गया, यानी कि ये राज्यों से साझा किए जाएंगे। तो आर्टिकल 272 में 80वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो निगम कर और सीमा शुल्क थे उनको आर्टिकल 270 में रख दिया गया। तो जो निगम कर और सीमा शुल्क हैं वो भी केंद्र के द्वारा राज्यों के साथ शेयर किए जाते हैं वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर। यह है आर्टिकल 272। इसके बाद है आर्टिकल 275 अनुच्छेद 275। तो 275 में बताए गए हैं ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है, वो बताया गया 275 में। इसके अंतर्गत दो तरीके के अनुदान दिए जाते हैं। एक होता है सामान्य अनुदान और विशेष अनुदान। ये हो गया आर्टिकल 275। 275 में क्या है? ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, केंद्र के द्वारा कुछ राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। और दो तरीके के अनुदान दिए जाते हैं, सामान्य अनुदान और विशेष अनुदान। यह है आर्टिकल 275। एक है आर्टिकल 279A। तो 279A इसमें आती है जीएसटी काउंसिल। क्या है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। तो ये जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, जब पढ़ेंगे वहाँ पे जब टैक्स वाला चैप्टर होगा तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा, तो वहाँ पर जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 279 में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 है, ये इम्पोर्टेंट है। 280 में बताया गया फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। क्या है? अस्थायी संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है, तो इसलिए संवैधानिक निकाय। अस्थायी क्यों है? क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। इसका हर 5 साल में इसका दोबारा गठन होता है। इसका क्या होगा? गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रति 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष बाद इसका गठन किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, टोटल 5 मेंबर इसमें होते हैं। इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं कि अनुच्छेद 270 की हमने भी बात की थी, तो 270 के तहत जो भी कर आते हैं उनमें राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी। 270 में जो कर आते हैं उनमें राज्य की हिस्सेदारी बताना, इसमें से राज्यों को कितना प्रतिशत दिया जाएगा, राज्य की हिस्सेदारी तय करना। फिर अभी हमने आर्टिकल 275 में बात की कि केंद्र के द्वारा राज्यों को कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं, उनकी अनुशंसा भी कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की अनुशंसा करना। राज्यों को कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, कौन से राज्य को ग्रांट दिया जाना चाहिए, ये सब कौन बताएगा? फाइनेंस कमीशन।
उसके अलावा राष्ट्रपति ने यदि कोई अन्य कार्य दिया हो, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया कोई भी अन्य कार्य, ये फाइनेंस कमीशन का फंक्शन है। तो आर्टिकल 280 क्या बताता है? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अस्थायी है क्योंकि इसका प्रत्येक 5 वर्ष में गठन होता है, ये डिसॉल्व होता है, वापिस से इसका गठन होता है, परमानेंट नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है प्रति 5 वर्ष में। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसके कार्य क्या हैं? आर्टिकल 270 में जो कर आते हैं उनमें से राज्यों की हिस्सेदारी तय करना, कि राज्यों को कितना प्रतिशत दिया जाना चाहिए जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसका। राज्यों को जो ग्रांट दिए जाते हैं उनके बारे में अनुशंसा करना, और यदि राष्ट्रपति ने कोई कार्य दिया है तो वो कार्य भी परफॉर्म करना इसका कार्य है। वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग। कौन सा? 15वां वित्त आयोग। ये 2021 से 2026 तक इसका कार्यकाल है और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है अध्यक्ष? एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, राज्यों और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंध किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार टैक्स कलेक्शन होगा, किस प्रकार उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने इनके बारे में चर्चा की है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।